हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स, जो कि हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स से। और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और साथ ही साथ हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कह सकते हो कि आपके आने वाले जो समय है, या जो अगर आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर एमएससी करते हो तो उसके लिए भी फ्लूइड मैकेनिक्स से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें और मैं आपको समझाता रहूँगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक ऐसे फ्लो के लिए बना हुआ है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पाइप होते हैं जिनमें डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। सपोज कर लो कि हमने यहाँ पे एक पाइप ले रखा है और ये पाइप ऐसा है कि इसके पास दो तरह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। जैसे हम कह सकते हैं कि इधर का जो एरिया है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने A1 नाम दे दिया। इधर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हमने A2 नाम दे रखा है। ठीक है, और यदि इस कंटेनर में लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहे हैं, सपोज कर लो कैसे इस कंटेनर में क्या फ्लो कर रहा है जी, इस पाइप में ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हो कि जो लिक्विड है, लिक्विड का वेलोसिटी भी दोनों एंड पर अलग अलग होगा। ठीक है, यदि हम देखें कि इस एंड की यदि हम बात करें कि ये जो एंड है, यहाँ पर यदि लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है, v1 है, तो यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है ना भाई। तो जब दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो कह सकते हो कि दोनों में जो वेलोसिटी होगी दोनों क्रॉस सेक्शन से लिक्विड का, वो भी अलग अलग होगा। आपने देखा होगा कि अगर किसी पाइप को हम कंप्रेस कर दें या कहते उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दें तो उसमें जो वाटर फ्लो कर रहा होगा उसका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, आपने धुलाई सेंटर देखा होगा जहाँ पे व्हीकल्स की धुलाई होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पाइप होता है उस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और ज़्यादा कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कारण जो पानी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हो क्या कि अगर हम बात करें कि वेलोसिटी का, तो ये दोनों एंड पर जो लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो प्रैक्टिकली कह सकते हो जिसका एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो इसका एरिया कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, और जिसका एरिया ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ का एरिया कम होगा हमेशा, और जहाँ का एरिया ज़्यादा है एरिया क्रॉस सेक्शन, उस साइड की वाटर की वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर डिराइव करेंगे। अभी प्रैक्टिकली तो आपने समझ लिया कि दोनों एरिया क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी डिफरेंट होगा, जिसका एरिया कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, आपने इसे समझ लिया है। लेकिन अभी हम इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे कुछ वाटर के मालिक्यूल हैं जो पॉइंट ए से मूव करके बी तक आते हैं। ठीक है, इसकी वेलोसिटी देखो v1 दी रखी है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी बच्चों, v1 है, तो कह सकते हो कि a से b तक की जो दूरी होगी इसे हम लिख सकते हैं v1 इंटू डेल्टा टी। सपोज करो कि डेल्टा टी टाइम में जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो पॉइंट a से b तक आए। ठीक है, और सिंपली कह सकते हो कि डेल्टा टी टाइम में ही जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो पॉइंट सी से डी तक पहुंचते हैं, और पॉइंट सी से डी तक पहुंचने में सपोज कर लो कि ये v2 इंटू डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो सिंपली आपने कह दिया कि यहाँ पे स्पीड इसका v1 है, टाइम है डेल्टा टी, तो इसलिए ये डिस्टेंस हो गया v1 डेल्टा टी, और यहाँ पे इसका स्पीड v2 है और टाइम डेल्टा टी, तो हमने कह दिया v2 डेल्टा टी इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि दोनों जगह पे जो लेंथ है, लेंथ डिफरेंट होगा, ये तो सभी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका लेंथ भी ज़्यादा होगा। ये वाला जो लेंथ होगा ये ज़्यादा होगा, फिगर में आपको हो सकता है छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये वाला जो लेंथ है वो ज़्यादा होगा और इधर वाला जो लेंथ होगा वो कम होगा। खैर चलिए देखते हैं, और हम ये कंसिडर करते हैं कि जो वाटर है या इसमें जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है। ठीक है, रो से हमने इसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हम जानते हैं कि इसकी डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी।
चाहे पॉइंट ए पे बात कर लो, बी पे बात कर लो या किसी भी पॉइंट पे बात कर लो, तो उस लिक्विड की डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम बात करें हियर m1 इज इक्वल टू, m1 क्या है, द मास विच इज फ्लोइंग फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। ठीक है, A2 से जो सॉरी यहाँ पे m1 जो है यहाँ पे A1 से कह सकते हो, A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना फ्लूइड इन करेगा, अगर हम इसके मास की बात करें तो हम जानते हैं मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। आप सभी ने पढ़ा होगा मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू वॉल्यूम के लिए हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A1 दे रखा है और लेंथ कितना है, मान लो A से B तक गया तो A से B तक जाने में इसने कितना लेंथ ट्रेवल किया, V1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल गया, इंटू डेंसिटी का हो गया रो, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड एक चीज और देखते हैं, जो दूसरा ओपनिंग है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, A2 एरिया क्रॉस सेक्शन से हम कंसिडर करते हैं कि m2 मास ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कह सकते हो क्या, एंड इधर एंड लिख रखा, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं m2 इज इक्वल टू A2। अच्छा देखो यहाँ पे भी यही कंडीशन होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका A2 है और लेंथ कितना है, V2 इंटू डेल्टा टी। तो आप लिख सकते हो A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कह सकते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होगा, वही होगा रो, इसलिए हमने इसको रो लिख दिया है। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। एज वी नो दैट कि जितना मास इस कंटेनर में या कह सकते हो इस पाइप में जितना मास इन करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ मास बाहर भी निकलेगा। तो इसलिए कह सकते हो बट हियर, या ऐसे कहो बट सिंस m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर m1 के जगह पे देखो m1 का वैल्यू रखेंगे, m1 का वैल्यू है a1 v1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल इंटू रो इज इक्वल टू m2 का देखो वैल्यू कितना है, a2 v2 डेल्टा टी इंटू रो। ठीक है, क्योंकि दोनों जो मोशंस हो रहे हैं वो सेम टाइम इंटरवल में हो रहे हैं, इसलिए दोनों जगह पे हमने डेल्टा टी टाइम लिख रखा है। यहाँ पर देखो रो इंटू डेल्टा टी से रो इंटू डेल्टा टी कैंसल हो जाएगा और हमें मिला a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ठीक है, तो कह दिया हमने v1 अपॉन v2 विल इक्वल टू a2 अपॉन a1 हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो पहले तो हम इसी रिलेशन को लिख लेते हैं a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और साथ ही साथ हम चाहें तो एक और इक्वेशन लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो कि आपको दिखाई देगा v विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि यदि एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कम हो जाएगा, और यदि एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि जिस पाइप का एरिया कम होगा तो उसमें से निकलने वाले लिक्विड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, और यदि कह सकते हो कंटेनर का या पाइप का, जिस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका एरिया हम बढ़ा देते हैं तो उससे निकलने वाले लिक्विड का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि जो प्रेशर वाले जो पाइप आते हैं उसका एरिया बहुत पतला होता है, लेकिन उससे जो निकलने वाले फ्लूइड होते हैं उसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि यदि हम किसी फ्रूट को उसके पाथ में रख दें तो उसे पेनिट्रेट करने तक का पावर उसके पास होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लगभग आपको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आओ मैं आपको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों फंडा को समझाता हूँ। उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे बर्नौलीज थ्योरम की तरफ। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं आपको, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर देखो क्या होता है, हाफ mv² होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें मास m क्या हो गया, मास v क्या हो गया, वेलोसिटी। तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का तो कितना मिल जाएगा, हाफ mv² होल डिवाइड बाई कैपिटल V। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, हाफ मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी, तो रो इंटू v²। तो हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हमें मिल जाएगा
ये वॉल्यूम है और इधर जो देख रहे हो ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमें मिल गया हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी तो समझ लो यार, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा mgh, ठीक है। इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, mgh लिख दिया। तो कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा mgh अपॉन v, और यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, फिर यहाँ पे डेंसिटी हमें मिल जाएगा, तो आपने लिखा रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर मिल गया हमें रो जी एच, ठीक है। ये मैं दूसरा फार्मूला मिल गया है। साथ ही साथ मैं आपको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को भी समझा देता हूँ। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को समझाने के लिए देखो, प्रेशर एनर्जी पहले समझते हैं क्या होता है। प्रेशर एनर्जी सिंपली देखो, जो वर्क डन होता है वर्क डन को ही हम प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। जितना वर्क डन होगा उतनी प्रेशर एनर्जी होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रेशर एनर्जी बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फोर्स इंटू यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जी, लेंथ हो गया ये। तो फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं, प्रेशर इंटू एरिया होता है। प्रेशर इंटू एरिया को हम लोग फोर्स कहते हैं, और एरिया इंटू लेंथ में मिल गया। और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, देखो प्रेशर इंटू वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी कहते हैं। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, तो लिखोगे P इंटू वी अपॉन वी से वी कैंसिल, यानी कि क्या मिल जाएगा, प्रेशर। तो सिंपली आपने कहा कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू सिंपली प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने ये तीनों एनर्जी का कंडीशन पढ़ लिया। आपने समझ भी लिया होगा कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, और साथ ही साथ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अब इसके जस्ट आफ्टर हम डिस्कस करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम को, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तब तक मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि वीडियो का लेंथ कितना हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसे इरेज करके अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्नौलीज़ थ्योरम। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है। जनरली अगर सपोज कर लो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनी पाइप हैविंग डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दैट केस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि P सिंपली कह सकते हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर। और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो जी एच। इन तीनों के सम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। देखो हमने फिर से समझाते हैं इसको कि किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो की यदि हम बात करें फॉर एन आइडियल फ्लूइड क्या होता है हमने आपको पहले ही बता रखा है। खैर एक बार और बताता हूँ, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। जितने भी नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, जितने भी नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं उन्हें हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आइडियल फ्लूइड एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो करता है फ्रॉम एनी पाइप, इन दैट केस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे प्रूव करेंगे कि कैसे ये डेरिवेशन हुआ है, या फिर कह सकते हैं जो फार्मूला हमें मिला ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, इसकी यहाँ से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी V1 हो गई। और सपोज करो कि यहाँ पर जो यहाँ से जो फ्लूइड इन हो रहा है, इस फ्लूइड का वेलोसिटी V2 है, ठीक है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, ठीक है। A2 H1 हाइट, सॉरी यहाँ पे मान लेते हैं इसको, हाइट को H2 मान लेते हैं और इसको हमने मान लिया H1, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे 1 के फॉर्म में होंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये H2 हाइट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये H1 हाइट पे यहाँ पे फ्लूइड है। तो इस कंडीशन में हियर कह सकते हो, हियर हम कह सकते हैं दोनों ही एंड पर काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। फिर साथ ही साथ दोनों ही एंड पर पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगा और प्रेशर एनर्जी भी दोनों एंड पर अलग अलग होगा। तो अगर हम बात करें इस एंड पर काइनेटिक एनर्जी की, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों यहाँ पर ज़्यादा होंगे, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम होंगे, ठीक है।